एक गांव में शारदा नाम की एक धनी महिला रहती थी। शारदा का बेटा रमेश कोई काम धाम नहीं करता था और बस अपने पूर्वजों के संपत्ति को उड़ाता था। शारदा को अपने बेटे की इस हरकत को देख के बहुत खुशी होती थी। वो बहुत गर्वित महसूस करती थी। शारदा का गहनों से ज्यादा चूड़ियों के लिए पागलपन था। वो हमेशा रंग बेरंगा तरह तरह के चूड़ियां पहना करती थी। चूड़ी बेचने वाली सावित्री शारदा के यहाँ आके उसे चूड़ी पहनाया करती थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, माँ, मैं सोच रहा था त्योहार आ ही रहा है, क्यों ना हम शॉपिंग के लिए जाएं? हाँ बेटा, मैं नई साड़ी खरीदूंगी और उसके साथ मैचिंग मैचिंग खूबसूरत चूड़ियां खरीदूंगी। ठीक है, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। इस तरह शारदा और रमेश नई साड़ी खरीदने जाता है। जैसे वो साड़ी खरीद लेते हैं, रमेश जाता है सावित्री को बुलाने के लिए। बेटा रमेश, सावित्री के लिए मिठाइयाँ लेके आना। सावित्री को मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। कई दफे उसने पूछा है, अब मैं दे नहीं पाई, आखिरकार आज दे देंगे। ठीक है माँ, ले आता हूँ। रमेश सावित्री के घर जाता है, जो कि 5 किलोमीटर दूर था। सावित्री का घर बहुत ही सुंदर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, एक खूबसूरत लड़की आके दरवाजा खोली। उस खूबसूरत लड़की को देखकर रमेश की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस लड़की ने पूछा, वो कौन है? पर वो कुछ जवाब नहीं दे पाया, बस देखते रहा। तभी सावित्री वहाँ आके उससे बात करती है। अरे बाबू, आप यहाँ कैसे आए? आपकी माँ ने भेजा। हाँ सावित्री, माँ ने कुछ साड़ियाँ खरीदी है। माँ चाह रही थी कि साड़ियों के साथ कुछ चूड़ियाँ खरीदना। ठीक है बाबू, पर मुझे घर पे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकती। ये मेरी बेटी, इसका नाम अनामिका, ये चली जाएगी। ठीक है सावित्री। अच्छा, माँ ने तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भेजा है। कह रही थी तुम्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मुझे नहीं बेटा, इसे बहुत मिठाइयाँ पसंद है, इसीलिए मैंने आपकी माँ से कहा था कुछ मिठाइयाँ देने के लिए। ठीक है, मैं इसे मिठाइयाँ खरीद दूंगा। ये कहकर रमेश अनामिका को अपने घर ले जाता है। बीच रास्ते में वो अनामिका को मिठाइयाँ खरीद देता है। अनामिका वो मिठाइयाँ खाती है। घर जाने के बाद शारदा भी अनामिका को बस घूरती रहती है। सावित्री की बेटी है माँ, उसे घर पे कुछ काम था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को भेजा। अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की है घर में, सावित्री ने कभी बताया नहीं। मेरी माँ मेरे बारे में ज्यादा बताना पसंद नहीं करती है मेम साहब। हर दिन माँ चूड़ी बेचने के लिए अलग रास्ते पे जाती है और मैं अलग रास्ते पे, इसीलिए आप मुझे जानती नहीं है, पर मैं मालिक को अच्छे से जानती हूँ। ये स्वेटर जो मैं पहनी हुई हूँ, ये उन्हीं का है, माँ ने बताया। हाँ, मैंने कहा था इसे फेंक देने के लिए, मैंने ही दिया है। बात करते करते शारदा को जो जो चूड़ियाँ चाहिए थी वो ले लेती है। बाद में रमेश जाके अनामिका को घर छोड़ाता है। उसके बाद वो आके अपनी माँ को अपनी दिल की बात बताता है। मैं बहुत खुश हूँ, लड़की अनामिका बहुत खूबसूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, सम्मान करती है, मर्यादा पूर्ण है, अच्छी है। अगर तुम ऐसी बहू ले आते हो तो मैं खुशी खुशी मान लूंगी। पर क्या तुमने उसे अपनी दिल की बात बताई? नहीं माँ, अभी कह देता हूँ। ऐसा कह के रमेश अनामिका के घर जाता है। अनामिका उस वक्त कपड़े धो रही थी और सावित्री थोड़े दूर में ही उन कपड़ों को सुखा रही थी। रमेश 7वें आसमान पे था। सावित्री का परवाह किए बिना सीधा अनामिका के पास चला गया। प्यार का इजहार करने के लिए आसपास कोई फूल नहीं था। वहाँ पे एक साबुन रखा हुआ था। उसे लेकर वो अपने घुटनों में टिककर अनामिका को प्यार का इजहार करने लगता है। अनामिका शर्मा जाती है। सावित्री उन दोनों को इस तरह देख के बहुत खुश होती है। 2 दिनों के बाद अनामिका और रमेश की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ जी। क्यों अनामिका? आपने शायद गौर नहीं किया, पर मैंने आपको कई दफे देखा है और मैं आपको छुप छुप के देखती थी ताकि आपको पता न चले। आखिरकार मेरा प्यार सच हो गया। आप लोग बड़े लोग थे, इसीलिए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई अपनी दिल की बात कहने के लिए, लेकिन ईश्वर ने हम दोनों को मिला ही दिया। देखो अनामिका, अब ये गरीब अमीर सब भूल जाओ। तुम अब इस घर की बहुरानी हो, बस यही याद रखो। इस तरह अनामिका और रमेश दिल खोल के अपनी बातें करते हैं। कुछ दिनों के बाद शारदा बीमार पड़ जाती है। शारदा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। रमेश को पता नहीं था कैसे पैसे खर्च करने हैं। वो महीने महीने बस अय्याशी करता गया।
3 महीने के अंदर ही उनके सारे जायदाद खत्म हो जाते हैं। अमीर परिवार से अब उनका परिवार गरीब हो चुका था। रमेश को पता नहीं था क्या करना है। वो पागल हो जाता है, वो नशा करने लगता है। इधर शारदा की हालत और खराब हो रही थी और उधर रमेश की पागलपन बढ़ ही जा रहा था। परिवार चलाने के लिए फिर से अनामिका सोचती है कि वो चूड़ियां बेचा करेगी। ऐसा ही अनामिका फैसला ले लेती है। अब अनामिका अमीर परिवारों में ही चूड़ियां बेचा करती है। चूड़ियां पहनने के लिए बहुत लोग अनामिका के पास आते थे। सिनेमा शूटिंग के लिए, अमीरों की शादी के लिए, कोई बड़े बड़े फंक्शन हो तो वहाँ पे जब भी कभी ऐसा होता था, लोग अनामिका के पास आते थे चूड़ियां पहनने के लिए। इस तरह मेहनत करते करते अब अनामिका एक ब्रांड बन चुकी थी। अपने कमाई के पैसों से अनामिका शारदा का इलाज कराती है और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। शारदा को ठीक होते देख रमेश में बदलाव आता है। बेटा अनामिका, हाथ जोड़ के तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुमने सारी परेशानी को बर्दाश्त किया और धैर्य रख के सब संभाला। तुम्हें बहू पाके हम बहुत भाग्यवान हैं। माँ, आपकी वजह से आपका बेटा फिर से ठीक हो गया है। अब हमारी कोई परेशानी नहीं है, पर मैं चूड़ियां बेचना नहीं छोड़ूंगी माँ। इसी ने मेरे और मेरे परिवार को फिर से संवारा है। ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी। इस तरह अनामिका चाहे कितना भी कमा रही हो, उसने चूड़ी बेचना बंद नहीं किया। वो अपनी सासू माँ और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और इस तरह से वो परिवार एक सुखी जीवन बिताने लगता है। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश नदी पर नाव चलाता था और उसी से पैसे कमाता था। उसके नाव से शहर तक कई लोग यात्रा किया करते थे। रमेश की माँ शारदा, रमेश की पत्नी अनामिका, वो दोनों घर पे ही रहते थे। तभी एक दिन रमेश कहता है, अरे रे माँ, शहर के होटल में बिल्कुल खाया नहीं जाता। दिन में बस एक ही बार खाना खाता हूँ, लेकिन वो भी इतना बेस्वाद। हाँ बेटा, होटल के खाने में मिलावटी होता है। घर का खाना सेहतमंद होता है। इसीलिए मैं खाना बना के आपको डब्बे में डाल के दे दूंगी। दोपहर में आप घर का खाना खा सकते हैं। पिछले दिन आपको पेट में दर्द हो रहा था ना? हाँ हाँ, दवा लेने के बाद जाके ठीक हुआ। आप इस तरह से दवाइयाँ कब तक खाते रहेंगे? शहर के खाने में तेल में मिलावट होती है, खाने में मिलावट होती है, ऐसा तक कि वहाँ पानी भी गंदा है। लोगों के मरने के पीछे तो यही वजह है। लोगों का स्वार्थीपन बढ़ गया है। लोग सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। क्या कर सकते हैं, खुद का ख्याल खुद ही रखना होगा। हाँ माँ, कल से मैं टिफिन ले जाऊंगा। अनामिका, तुम टिफिन बना देना। अकेले मत खाना, अपने साथ वाले को भी खिलाना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं भी थोड़ा ज्यादा दे दूंगी, ठीक है ना? इस तरह अपनी माँ और पत्नी से बात करने के बाद रमेश अगले दिन से टिफिन ले जाना शुरू करता है। उस दिन नाव में काफी लोग सवार होते हैं। शहर में उसने कई यात्रियों को छोड़ा और कई यात्री को लेकर वो वापस भी लौट आया। उस नाव में रविंद्र नाम का एक व्यापारी सवारी करता है। रविंद्र को गांव बहुत पसंद आता है। रविंद्र टूरिज्म डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। उसने कई लोगों को गांव के बारे में पूछा। उसने रमेश से भी पूछा, देखो, तुम देख के बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो और बहुत कर्मठ हो। मैं यहाँ पर नया हूँ। क्या तुम मुझे इस गांव में कोई अच्छे होटल के बारे में बता सकते हो? क्या बात कर रहे हैं, ये गांव है साहब। लोग हर दिन शहर में जाते हैं और वो शाम तक लौट आते हैं। यहाँ पे कोई होटल तो नहीं है। अरे, मैंने तो दोपहर का खाना नहीं लाया, अब मैं क्या करूँ? चिंता मत कीजिए साहब, आज मेरी पत्नी ने ज्यादा खाना भर के दिया है। हम दोनों पेट भर के आराम से खा सकते हैं, क्या कहते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। इस तरह रमेश का लाया हुआ खाना रविंद्र खाता है। अनामिका का भेजा खाना रविंद्र को बहुत पसंद आता है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है रमेश। अगर तुम यहाँ पे होटल चलाते हो तो बहुत कमाओगे, बहुत मुनाफा होगा तुम्हें। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। कल इस इलाके में बहुत टूरिस्ट आने वाले हैं। तुम एक काम कर सकते हो। क्या काम सर? एक होटल अपने बोट के ऊपर ही खोल दो। कैसे भी अपनी पत्नी को राजी कराओ, फिर देखना बहुत पैसे कमाओगे। तुम नाव चलाते रहना
तुम्हारी पत्नी खाना पकाएगी और फिर तुम दोनों मिलके पैसे कमाओगे। इस बारे में एक बार सोच के देखो। होटल शुरू करने के लिए हमें राशन पानी चीजों की जरूरत होगी, उतने पैसे कहाँ से आएंगे आप ही बताइए। अरे पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा व्यापार शुरू करने के लिए। मुझे पता है तुम्हें मुनाफा होगा, जब मुनाफा मिलेगा मुझे पैसे लौटा देना। बहुत खुश हुआ सर, आपने जो कहा वैसे ही करूंगा। इस तरह रमेश बहुत खुश होता है। फिर घर जाने के बाद रमेश अपनी पत्नी और माँ को सारी बातें बताता है। शारदा और अनामिका भी बहुत खुश होते हैं। रविंद्र के दिए हुए पैसों से अनामिका बोट पे ही एक होटल खोलती है। उस इलाके में पानी के ऊपर वो पहला होटल था। अनामिका के होटल देख सभी बहुत उत्साहित होते हैं। रविंद्र परिकल्पना के मुताबिक कई टूरिस्ट को वहाँ ले आते हैं ताकि वो आके अनामिका के होटल में खाना खाए। इस तरह अनामिका बहुत पैसे कमाती है और शारदा अपनी बहू को उसके काम में मदद करती है। हाँ अनामिका, हमने बहुत अच्छे पैसे कमाए। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, पर बहुत अच्छा ही हो गया। हाँ सासू माँ, पहले तो मुझे भी संदेह हो रहा था, पर अब सब कुछ सेट हो गया। जैसा सोचा था हमने वैसे ही बहुत अच्छे पैसे कमाने लगे हैं हम। तुम्हें अब ऐसे ही चलाना होगा। इस तरह सभी आसपास के गांव वाले भी तुम्हारा खाना आके खाना चाहेंगे। हम एक जगह नाव को लगाएंगे, वहाँ सब लोग आएंगे और तुम्हारा खाना खाएंगे। हाँ सासू माँ, ये अच्छी तरकीब है। मैं उन्हें बताती हूँ इस बारे में। कल से हम वही करेंगे जैसा वो कहेंगे। और क्या, इससे हम और पैसे कमाएंगे। इस तरह शारदा अनामिका बहुत खुशी खुशी बात कर रहे थे। बहू का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा था। कुछ ही दिनों में उन्होंने जो रविंद्र से पैसे लिए थे वो सब लौटा देते हैं और कुछ पैसों से वो एक नया बोट भी खरीद लेते हैं। अरे वाह, ये नाव तो बहुत सुंदर है। अब इसमें सभी टूरिस्ट आने लगेंगे। इतना ही नहीं, बहू के होटल में और भी लोग खाने आने लगेंगे। तुम बस देखते रहो, त्योहार जैसा लगेगा। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। पता है, सभी कह रहे हैं अनामिका का होटल, अनामिका का होटल। पूरे गांव में मेरा ही नाम बस गूंज रहा है। हाँ अनामिका, अब तो तुम फेमस हो गई हो। तुम्हारे पकवान लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। उस दिन रविंद्र की बातें सुनी थी, इसीलिए आज हम इस जगह पर हैं। अगर उस दिन वो सुझाव ना दिए होते तो हम यहाँ नहीं होते। हम उनके हमेशा ही आभारी रहेंगे। ठीक है जी, जब भी हम इस नाव में चढ़ेंगे सबसे पहले हम लोगों को मुफ्त में खाना देंगे, ठीक है ना? जो भी कहो अनामिका, रविंद्र बाबू के बारे में मैं क्या कहूँ। उन्होंने जो भी कुछ कहा था वो आज मान लिया तो हमारी परिस्थिति देखो कहाँ से कहाँ तक आ गई। उन्होंने मुझे कहा था तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा खाना पकाती है, उस खाने को सभी लोगों तक पहुँचाओ। उन्होंने हमारा बहुत भला किया है, उनका आभारी हम हमेशा रहेंगे। सही बोला आपने, हम हमेशा आभारी रहेंगे। धीरे धीरे अनामिका और रमेश का होटल उस आसपास के इलाके में बहुत फेमस हो जाता है। पानी के ऊपर नाव में होटल बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। वो बहुत मुनाफा भी कमाने लगते हैं। ये देखकर शारदा और रमेश बहुत खुश होते हैं। उन्हें जितने सोने गहने चाहिए था वो सब धीरे धीरे खरीद लेते हैं। वो एक नया घर भी खरीदते हैं और वहाँ खुशी खुशी सभी रहने लगते हैं।